ठंड में मटन कीमा पराठे बनाने वाली। अनामिका बेलापुर गांव के अंदर मटन कीमा पराठे बेचा करती थी। ये काम उसने 5 महीने पहले ही शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे ठंड का मौसम बढ़ रहा था और अब उसे अपना काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसा लग रहा है शरीर जम जाएगा। लेकिन क्या करूं, अगर घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना है तो इस मौसम में भी तो ठेला लगाना ही पड़ेगा ना। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और हाथ सेकते हुए कहता है, सुना है बहन, तुम्हारे मटन कीमा पराठे बहुत अच्छे होते हैं और ठंड में तो और भी बढ़िया स्वाद देते हैं। मैं तो तुम्हें यह कहता हूँ कि अगर कोई दुकान खरीद लो तो तुम्हारे पास ज़्यादा ग्राहक मटन कीमा पराठे खाने के लिए आएंगे, वरना तो तुम्हें खुले में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। क्या करूं भाई साहब, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं अपनी दुकान ले सकूं। यहाँ पर ठेला लगा लेती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। उसके लिए भी जमींदार को हर हफ्ते पैसे देने पड़ते हैं। अब ऐसे में मेरी जैसी गरीब लड़की कहाँ से दुकान के इतने सारे पैसे लेकर आ पाएगी। यह बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बहन, लेकिन क्या करें, तुम्हारे यहाँ खुले में बैठकर पराठे खाने से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और अगर घर लेकर जाते हैं तब तक वह बिल्कुल ठंडे और सख्त हो जाते हैं और उसके बाद ठंडे पराठे कितने भी गर्म कर लो वह स्वाद नहीं रहता जो ताजे पराठे में रहता है। आदमी ये बोलता है और उसके बाद 2 पराठे पैक करवा कर ले जाता है और सुबह से शाम तक कोहरे के कारण उसकी बिल्कुल भी बोनी नहीं होती। जब वो उदास होकर घर जाती है तो उसकी बूढ़ी माँ रेखा उसका चेहरा देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है कि आज भी ज्यादा पैसे नहीं हुए हैं। मैं तो कहती हूँ तू अपना ये ठंड में मटन कीमा पराठे का ठेला कुछ दिनों के लिए बंद कर दे। मगर माँ, अगर मैंने पराठे लगाना बंद कर दिया तो फिर मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी तो आपकी दवाइयों का और घर के राशन का खर्चा अलग से होता है। तो फिर क्या करे बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुझे इतना परेशान होते हुए नहीं देख सकती, ऊपर से ठंड देख कितनी ज्यादा हो रही है, कहीं तू बीमार ना पड़ जाए। माँ, वो सब तो मैं बिल्कुल अच्छे से समझती हूँ और बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात भी कहना चाहती हूँ कि माना हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन हमारे पास अपनी झोपड़ी तो है ना। अगर आप कहें तो मैं ये झोपड़ी जमींदार के पास गिरवी रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन हो सकता है हम हिम्मत से पुराने दिन को सुधार ले और सब कुछ ठीक हो जाए। बेटा, मेरा तो इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। अगर तूने ये सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही रास्ता चुना होगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ये झोपड़ी जमींदार के पास गिरवी रख दे और अपने लिए ठंड में मटन कीमा पराठे की पक्की दुकान खोल ले। कम से कम ग्राहकों को बैठने की सहूलियत तो मिलेगी, तो तेरे पास कुछ ज्यादा ग्राहक आने लग जाएंगे। अब ऐसा ही होता है। जमींदार की हवेली पर जब अनामिका अपनी झोपड़ी गिरवी रखने जाने की बात करती है तो जमींदार उसे गौर से देखता है और कहता है, अरे तेरी इस टूटी झोपड़ी को गिरवी रखकर मुझे क्या फायदा है। अगर तुझे वाकई अपनी किस्मत बदलनी है और अपनी झोपड़ी बेचनी है तो मुझसे बात कर। जमींदार जी, वो झोपड़ी मेरे बाबा की आखिरी निशानी है और मैं उसे बेचना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपने लिए और अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। कृपा करके हमारी मजबूरी समझिए और मदद कर दीजिए। सुन लड़की, मेरे अलावा तुझे उस झोपड़ी के उतने ज्यादा दाम कोई भी नहीं देगा जितने मैं दे सकता हूँ। अभी भी तेरे पास मौका है, अच्छी तरह सोच ले। अगर तो यह झोपड़ी बेचती है तो फिर मैं तुझे अच्छे पैसे देने को तैयार हूँ और तू अपनी एक शानदार दुकान डाल सकती है। हो सकता है कि तू वह झोपड़ी मुझसे मेहनत करके दोबारा खरीद ले। अब अनामिका के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसके बाद वो भारी मन से जमींदार को अपनी झोपड़ी बेच देती है। अब अनामिका वो पैसे लेकर घर आती है, अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। कुछ ही दिनों में किराए पर गांव के अंदर मुख्य चौराहे पर एक मटन कीमा पराठे की बड़ी दुकान डाल लेती है। ठंड में सुबह सुबह वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगा करती और एक दिन रेखा ने दुकान पर काम करते हुए अनामिका से कहा, अनामिका, मैं जानती हूँ तू मटन के पराठे की दुकान लगा रही है, लेकिन तू जानती है ना कि मैं चाय कितनी अच्छी बनाती हूँ।
और साथ ही मेरा बनाया अचार भी लोगों को पसंद आता है। अगर हम पराठे के साथ चाय और अचार भी बेचेंगे तो फिर हम दुगने पैसे कमा पाएंगे। और वैसे भी इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। लोग ठंड में तो चाय की मांग जरूर करेंगे। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। अगर मैं एक ही दुकान पर पराठे के साथ ज्यादा सामान बेचूंगी तो फिर हमें ज्यादा मुनाफा भी होगा। ठीक है माँ, कल से तुम दुकान पर मेरे साथ चाय और अचार बनाने की तैयारी करो। अगले दिन से अनामिका की माँ रेखा वहाँ चाय और अचार की और बाकी के सामानों की बिक्री भी शुरू करती है। वो साथ ही बिस्कुट और कुछ और सामान भी दुकान पर रखती है। धीरे धीरे उनके पास बहुत ग्राहक आने लगते हैं। वो एक बहुत बड़े तसले में आग जलाकर दुकान के बीच रख देती है ताकि ग्राहकों को पराठे खाते समय गर्मी मिलती रहे। अब धीरे धीरे अनामिका के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जमींदार के पास जाती है। जानते हो जमींदार जी, आपने उस दिन इस गरीब का फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन देखो मैंने अपनी काबिलियत साबित करके दिखा दी। ये लीजिए आपके पूरे पैसे। अब मुझे मेरी जमीन के कागजात वापस कर दीजिए। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची कि ये तू कर देगी। मैंने तुझे उस दिन जानबूझकर उकसाया था ताकि तू अपनी जमीन मुझे बेच दे और डर के मारे और ज्यादा मेहनत करे और जमीन में कुछ हासिल करके दिखाए। तेरे गरीब पिता मेरे बहुत पुराने दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किस्मत का खेल था कि मैं अमीर था वह गरीब, लेकिन तूने उनकी शान का बहुत अच्छे से संभाला और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। अनामिका ये सुनकर हैरान हो जाती है कि जिस जमींदार को वो लालची और बुरा समझा करती थी वो दरअसल बहुत अच्छा था। ये सब उसने इसीलिए किया ताकि अनामिका जिंदगी में थोड़ा सा रिस्क लेकर कुछ हासिल कर सके। अनामिका ने वो हासिल कर कर ही दिखा दिया। अब अनामिका खुशी खुशी घर आती है और रेखा से कहती है, जमींदार जी बहुत अच्छे इंसान है माँ। उन्होंने मुझे जमीन के कागज भी वापस कर दिए और मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। और अब इन पैसों से हम सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाएंगे और साथ ही मटन कीमा पराठे की दुकान में गरीबों के लिए थोड़े कम पैसे में पराठे रखेंगे ताकि हर इंसान उस पराठे का आनंद उठा पाए। उस जमींदार को तो मैं निर्दयी और पत्थर दिल समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अपनी पुरानी दोस्ती का कर्ज इस तरह चुकाएगा। हम ये पैसे गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर जमींदार ने हमें पैसों की दया ना की होती तो हमें भी दूसरों पर दया करने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि अब हमारी आर्थिक स्थिति पहले से ठीक है तो हम सबकी मदद करेंगे। माँ, हम हर शुक्रवार को अपने यहाँ मटन कीमा पराठे सिर्फ 20 रुपए में बेचेंगे ताकि हर गरीब से गरीब इंसान उसे पेट भर कर खा सके और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। हम अपने मटन कीमा पराठे के दाम कभी भी नहीं बढ़ाएंगे और ठंड में लोगों को अच्छे और स्वच्छ दुकान पर खाना खाने को मिलेगा। ये सब कुछ देखकर मेरे बाबा की आत्मा को भी कितना अच्छा लगेगा माँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और जमींदार एक दिन रिश्ता लेकर आता है और अपने बेटे की शादी की बात अनामिका से करता है। रेखा भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह जमींदार और रेखा समधन बन जाते हैं। अनामिका भी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि जमींदार का बेटा पढ़ा लिखा था और दिल का भी बहुत साफ था। अब दोनों मिलकर पराठे की दुकान भी चलाया करते और एक दूसरे के परिवार का अच्छे से ख्याल भी रखा करते। उसके बाद उस गरीब मटन कीमा पराठे वाली को ठंड में मटन कीमा पराठा बेचने में कभी भी कोई परेशानी नहीं हुआ करती।